डॉक्टर सैयद मोहम्मद करीम जी, जिनकी प्रेरणादायक बातों को हम सभी लोगों ने सुना, जिसमें उनके वर्षों का अनुभव हम लोग ग्रहण कर रहे थे। यहाँ उपस्थित डीपीएस नालंदा और सारण के चेयरमैन डॉक्टर ए खान जी, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी राकेश सिंह जी, उपस्थित शफीक जी, उपस्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आए सत्यप्रकाश जी, सभी शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं आज इस उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तब कहीं न कहीं मन में 2021 के मार्च की वो 12वीं तारीख याद आ रही थी, जब इसी प्रकार के कैंपस का उद्घाटन हम लोगों ने नालंदा जिले के एकंगर सराय में किया था। उस 12 मार्च के कार्यक्रम में नालंदा के पूरी ऐतिहासिक विरासत पर चर्चा करने का सभी से अवसर मिला था। और उससे कुछ दिनों पहले ही जब कोविड का समय चल रहा था, तब डॉक्टर ए खान से मेरी भेंट हुई थी उसी कैंपस में, जब उसका निर्माण चल रहा था। तो आज मैंने उनसे आते ही कहा कि 2017 में आपने अपना प्रथम संस्थान स्थापित किया नूरसराय में, 21 में एकंगर सराय में, और आज 25 में हम लोग जब मिल रहे हैं तो तीसरा संस्थान है। तो सबसे पहले इस उद्घाटन के अवसर पर मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाले समय में 4 वर्ष ना लगें और शीघ्रता के साथ हम लोग नए संस्थानों को स्थापित होते देखें, क्योंकि जो अद्वितीय कार्य है किसी शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करना, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। न जाने आप कितने हृदयों को छूते हैं, कितने व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं, इसका आभास आपको भी नहीं होगा। अभी जब हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे थे कैसे 2017 में डॉक्टर खान को और आज हमारे समक्ष है, तो कहीं न कहीं मन में भाव था कि एक इतिहास बन रहा है। और इस ऐतिहासिक पल के हम लोग आज साक्षी हैं, जब डीपीएस सारण की स्थापना यहाँ इस ऐतिहासिक भूमि पर हो रही है, जहाँ कभी छपरा के स्कूल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पढ़े, जहाँ कभी मौलाना मजहरूल हक भी अपनी विद्वता के लिए जाने गए, जहाँ अनेक महापुरुषों की यह भूमि रही। अभी हाल में हम लोगों ने छपरा में नमस्ते बिहार कार्यक्रम भी किया था, जिसमें बिहार की ऐतिहासिक विरासत से कैसे प्रेरणा लेकर एक भविष्य के लिए हम लोग अपने युवाओं को तैयार करें, इस पर विशेष संवाद मुख्य रूप से युवाओं के साथ हुआ था। इस अवसर पर जब आज डीपीएस सारण की स्थापना हो रही है, मन बड़ा आशान्वित है। समय बदल रहा है। जिस समय हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, लक्ष्य केवल अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना था। थोड़े और बड़े होते थे तो बोर्ड परीक्षा तक बातें होती थी कि 10th का बोर्ड आने वाला है, उसके बाद 12th में आए तो 12th का बोर्ड आने वाला है, और फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी लोग बैठते थे। लगभग हर विद्यार्थी की यदि कहानी को सुना जाए तो उस समय के जितने भी विद्यार्थी थे उसी मनोदशा में अपना अध्ययन करते गए। आज जब विद्यालय में हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं कैसे 2047 तक एक विकसित राष्ट्र भारत बने। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कैसे हर व्यक्ति का, हर संस्थान का योगदान हो सकता है। और यदि हम सोचें कि विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारा अपना बिहार है, जो आज एक बड़ी समस्या के रूप में इसलिए है क्योंकि बड़ी जनसंख्या को एक छोटे से रोजगार के लिए भी
बिहार से बाहर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में हमारे छात्रों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। निश्चित सी बात है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। कोई व्यक्ति यदि उसे अवसर मिले कि अपने क्षेत्र में ही उसको उत्कृष्ट रोजगार की संभावना मिलती हो, उत्कृष्ट शिक्षा की संभावना मिलती हो, तो अन्यत्र जाना नहीं चाहेगा। आने जाने में रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे अवसर होने चाहिए जिसमें उत्कृष्ट शिक्षा यहाँ क्यों ना मिले। वो भी तब क्यों ना मिले जब बिहार वैसी भूमि रही जहाँ जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, हमारे नालंदा में और विक्रमशिला में लोग विश्व भर से पढ़ने आते थे, अपने प्राणों को संकट में डाल के आते थे। लेकिन इतिहास साक्षी है किस प्रकार जब अपने देश जाते थे तो बड़े सम्मानित होते थे और उनकी कीर्तियों को हम आज भी स्मरण करते हैं। अभी प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। 7वीं शताब्दी में कभी यूनसांग चीन से आए थे और उस समय जब प्रयाग गए थे तब भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य उन्होंने देखा था जिसको उन्होंने वर्णित किया। और राजा हर्षवर्धन किस प्रकार से उस समय प्रयाग में दान कर रहे थे इसको भी उन्होंने वर्णित किया। हमारे बिहार के इतिहास को हम उन चीनी यात्रियों से विशेष रूप से तब जानते हैं जब बिहार के अलग अलग हिस्सों का वर्णन करते हैं। आज जब बिहार का हम स्मरण करते हैं तो निश्चित मन गौरवान्वित होता है। यही वह क्षेत्र था जहां कभी अखंड भारत के उस साम्राज्य का निर्माण हुआ जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, जहां कभी हमने ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित किए, जहां कभी विश्व के प्रथम गणराज्य को हमने वैशाली में स्थापित किया, जहां कभी हमने विश्व को शून्य दिया। अनेक ऐसी कीर्तियां हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं। ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि। भागलपुर में उस चंपा के अवशेष पड़े हैं जिसको कभी बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा और जिसकी ख्याति ऐसी थी कि वियतनाम 2री शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक चंपा के नाम से जाना गया। आज भी हम चंपा गूगल पे टाइप करेंगे तो उस प्राचीन चंपा के बहुत कम उल्लेख मिलेंगे, अधिकांश उल्लेख उस चंपा के मिलेंगे जिसके नाम से कभी वियतनाम जाना गया। विकसित भारत के लिए क्या आवश्यकता है? निश्चित सी बात है हम बिहार में को भी विकसित देखना चाहते हैं और भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित न हो। और बिहार विकसित होने का मतलब है कि 2047 तक एक ऐसे बिहार का निर्माण जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। 12 मार्च 2021 को जब एकंगरसराय में हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे थे, उसी के 10 दिनों के बाद 22 मार्च 2021 को लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान का हम लोगों ने प्रारंभ किया इस संदेश के साथ कि ऐसे सभी लोग जो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आपसी संघर्षों को छोड़कर सहयोग के साथ एक कड़ी का निर्माण करना चाहते हैं जो विकसित बिहार के रूप में अपने जीवन काल में इस भूमि को स्थापित करे, तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे समाज को हम आगे ले जा सकें। और 3 मंत्रों के साथ हम लोगों ने इस अभियान का प्रारंभ किया, जिसका प्रथम मंत्र शिक्षा, हर बिहार का व्यक्ति शिक्षित हो। दूसरा मंत्र समता, जाति, संप्रदाय, इन भेदों से हम ऊपर सोचें, क्योंकि प्राचीन बिहार को जब देखते हैं और सोचते हैं क्यों ऐसा हुआ कि बिहार से ही ऐसा सृजन हुआ, क्यों बिहार से ही अफगानिस्तान तक एक साम्राज्य का हम निर्माण कर सके, तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि उस समय की हमारी सोच क्या थी। जातियां तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर उस समय के बिहार में रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने वाली हमारी महान पूर्वजों की भूमि थी। यदि ऐसा जातिवाद रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली में कहाँ 7,707 गणराजा चुनकर आते, जाति के आधार पर नहीं चुने जाते थे। अलग अलग उस उत्तर बिहार के क्षेत्र से चुनकर आते थे, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में नारायणी गंडक थी। अलग सोच जिसमें हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इस प्रकार की सोच जब पूर्वजों के मन में आई तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तुम वही हो।
अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूँ, सोच अलग, जिसमें हर व्यक्ति में उसी प्रकार का अंश है, तो ऐसा व्यक्ति किसी में भेदभाव कैसे करे? उसको तो हर व्यक्ति में वही रूप दिखता है। उसी को हम लोगों ने वेदांत कहा। वेदों में जब हम बातें करते हैं तो हम लोग सोचते हैं ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सृष्टि की रचना किसने की, और वेदांत में जब पहुंचते हैं तो पाते हैं उसका अनुभव हम कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब विचार आते हैं तो हम देखते हैं नए विचारों के साथ कैसे बिहार से एक नवनिर्माण प्रारंभ होता है, जो सांस्कृतिक भी है और भारत के अनुसार राजनीतिक भी है। लेकिन आज जब हम सोच रहे हैं विकसित भारत में विकसित बिहार कैसे बने, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या है। 14 करोड़ की बिहार की जनसंख्या में 9 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र आज 30 साल से कम है। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में यदि 9 करोड़ लोगों को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे बिहार में, तो बिहार कैसे विकसित होगा? लेकिन 9 करोड़ लोगों को हम कैसे रोजगार दे सकेंगे? यदि अगले 2 दशकों में हम सोचें कि 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, तो भी प्रति वर्ष लगभग 45 से 50 लाख लोगों को हमें रोजगार देना होगा। और यदि हम सोचें कि ऐसा कैसे संभव होगा, तो क्या केवल सरकारी नौकरी से यह संभव हो सकेगा? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी तो शायद 1% से कुछ अधिक सरकारी नौकरी दे सकती। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन चाहिए, तो हमें बाल्यकाल से ही हमारे अपने उन विद्यार्थियों को तैयार करना होगा एक बड़ी उद्यमिता की क्रांति के लिए, जिसमें हम उनमें नए सृजन की क्षमता को जन्म दे सकें। क्षमता की कमी नहीं है, दिशा देने की आवश्यकता है। जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हमारा ध्यान रहता था परीक्षा में कितने नंबर लाने हैं। निश्चित है आज भी ये ध्यान रहता होगा और रहना भी चाहिए, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपने विद्यार्थियों की क्षमता को देखना होगा, जानना होगा। हमें न केवल एक अच्छे छात्र का निर्माण करना है, हमें एक नेतृत्वकर्ता का, एक गुड लीडर, उसको ग्रूम करना है, जो आने वाले समय में जैसे छपरा में विद्यालय स्थापित हो रहा है, तो ऐसे अनेक उद्यमियों को जन्म दे सके, जिनमें मौलिक क्षमता हो सोचने की, कुछ नया करने की, जिनमें भय ना हो कि हम करेंगे तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिस्क लेने की क्षमता हो। महाभारत की एक कहानी याद आती है, 3 मछलियों की कहानी, जिसमें बड़ी अच्छी से वर्णित किया गया व्यक्ति का विचार कैसा होना चाहिए। 3 मछलियां थीं जिनके नाम भी उनके गुणों के अनुरूप थे। पहली मछली का नाम था दूरदर्शी, दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति या तत्कालज्ञ, और तीसरी मछली का नाम था दीर्घसूत्री। तीनों मछलियां एक तालाब में रहते थे और बड़े आराम से उस जलाशय में, बहुत जल था तो कोई चिंता थी नहीं। अचानक एक दिन शिकारी कुछ आए और वहां पर बात कर रहे थे कि अगले दिन हम लोग मछलियों का शिकार करेंगे। तो तीनों मछलियों की जो प्रतिक्रिया थी बड़ी रोचक है। दूरदर्शी मछली ने कहा कि अब तो प्राणों पर संकट आ गया है, कुछ युक्ति सोचनी होगी, नहीं तो प्राणों की रक्षा नहीं हो सकेगी। प्रत्युत्पन्नमति मतलब उस समय की उत्पन्नमति, जिसका नाम था या तत्कालज्ञ, तत्काल सोचने वाला, उसने कहा चिंता की बात नहीं है, अभी जलाशय में बहुत जल है, जब ऐसे संकट आएगा तब सोचेंगे, जब शिकारी आएंगे हम लोग तालाब के नीचे चल के छुप जाएंगे। और जो तीसरा मछली दीर्घसूत्री, उसने कहा कोई चिंता की बात तो है ही नहीं, इतना जल है, इतनी मछलियां हैं, तो मैं ही क्यों पकड़ा जाऊंगा, इसमें तनाव नहीं लेने की जरूरत। तो तीनों मछलियों इस प्रकार से जब सोच रहे थे, उसी समय अगले दिन सभी शिकारी आए, तो 2 मछलियां जिनका नाम था दीर्घसूत्री और प्रत्युत्पन्नमति, दोनों तालाब के नीचे जाकर छुप गए। लेकिन जो दूरदर्शी मछली, विजनरी, वो देख रहा था कि आपस में ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो उसमें उसने सुना कि ये लोग बात कर रहे हैं कि इस जलाशय में बहुत जल है, यदि ऐसे में मछलियों का हम शिकार करेंगे तब तो न जाने कितना समय लगेगा, क्यों ना इसमें जल क्यारियों में निकाल कर हम दूसरे जलाशय में बहा दें
और तब जब जल कम हो जाएगा तब मछलियों का हम शिकार करेंगे। तो जब उन्होंने क्यारियां खोदनी शुरू की तो दूरदर्शी मछली एक क्यारी में निकल के दूसरे जलाशय में चला गया, उसके प्राणों की रक्षा हो गई। जल का स्तर कम होता गया, तब शिकारियों ने जाल डालना शुरू किया। धीरे धीरे सभी मछलियां पकड़ी जाने लगी। जल काफी कम हो चुका था। तब प्रत्युत्पन्न मती ने सोचा इस प्रकार तो प्राणों की रक्षा नहीं होगी। उसने देखा कि शिकारी कर क्या रहे हैं, तो उसने देखा कि नीचे काफी कीचड़ है, तो उसमें जाल को धोने के लिए दूसरे जलाशय में ले जाकर धोते हैं। तो उसने अपने दांतों से उस जाल को पकड़ लिया। जब जाल निकाला जा रहा था और जब उसको धोने ले गए तो उसको दूसरे जलाशय में चला गया, उसके भी प्राणों की रक्षा हो गई। लेकिन दीर्घ सूत्री मछली जो सोचता रहा कि कभी अपना टाइम आएगा, अभी तो बहुत समय है, उसकी बारी नहीं आई, बच न सका, पकड़ा गया। और अंततः जिस बात का भय दोनों बाकी मछलियों को था उससे ग्रसित हुआ। कहने का तात्पर्य बड़ा साधारण है कि यदि हम स्मार्ट हैं, तुरंत कुछ डिसीजन ले सकते हैं, तो शायद इस पूरी प्रतिस्पर्धा के दौर में हम बच जाएंगे। लेकिन यदि विजनरी हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। लेकिन यदि हम सोचते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, संशय की स्थिति में रहेंगे और सोचेंगे कभी करेंगे, तो कभी कभी नहीं आएगा। निर्णय यदि लेना है तो आज लेना है। तो यदि हम सोच रहे हैं कि बिहार में इतने रोजगार का सृजन करना है और हम सोचेंगे अपने आप को आएगा, ऐसा जादू की छड़ी घूमेगी और रोजगार बन जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। किसी पार्टी की सरकार आ जाए तो भी नहीं होने वाला है। पार्टियों की सरकार कैसे आती है? खंड खंड में समाज बटा हुआ है, कोई जाति के नाम पर संघर्ष करता है, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई विचारधाराओं के मतभेदों में उलझा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की व्यवस्था क्या है? जब उम्मीदवार चुनते हैं तो उसमें भी देखते हैं कौन किस जाति का है, जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। और लोग भी जब मतदान करते हैं तो यही देखते हैं। तो ऐसे में बिहार कैसे बदलेगा? यदि ऐसे ही लोग चुनते रहे, ऐसे ही लोग चुन के आते रहे, तो बिहार कहाँ बदलने वाला है? बिहार तो तब बदलेगा जब ऐसे लोग हम उत्पन्न करें जिनकी दृष्टि अलग हो, जिनकी दृष्टि उस प्राचीन बिहार की तरह हो जहाँ जातियाँ थीं लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। और ये परिवर्तन कैसे आ सकता है? निश्चित रूप से तभी आ सकता है जब हमारे विद्यालय उस प्रेरणा का संचार करें जिसकी राष्ट्र को नितांत आवश्यकता है। जब उद्यमिता की क्रांति के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करें। अभी आज मैं आपके बीच में हूँ, कल ही मैंने सूचना साझा की किस प्रकार से जब हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, तो बेगूसराय के एक युवक ने अभी स्टार्टअप शुरू किया था नवंबर 2023 में, जिसमें टैक्सियों के संचालन की सुविधा कैसे अच्छी तरह से दी जा सके, उसने नाम रखा हमारा टैक्सी। और इस लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप्स ऐसे बन जाएं, ऐसे स्थापित हो जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। बेगूसराय की हमारी टैक्सी में आज 110 लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रारंभ 30 लोगों से हुआ था, लेकिन केवल 1 वर्ष से कुछ अधिक में आज 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब हम लोग बात करते हैं किसी गांव की तो कहते हैं यहाँ से इतने इंजीनियर निकले, इतने डॉक्टर निकले, इतने आईएएस निकले, इतने आईपीएस निकले। इससे गांव को क्या लाभ? बिहार को लाभ तो तब होगा जब हम बात करने लगे इस गांव से कितने उद्यमी निकले, कितने लोगों ने कितने स्टार्टअप्स लगाए जो सफल हुए, और कितने लोग ऐसे निकले जिन्होंने इतने लोगों को रोजगार दिया। तभी तो बिहार की कल्पना एक विकसित बिहार के रूप में कर पाएंगे। और विद्यालय की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि टीपीएस सारण में केवल हम ऐसे विद्यार्थी नहीं तैयार करना चाहते जो अच्छी मार्कशीट लेकर दुनिया भर में घूमे। वी हैव टू क्रिएट थॉट लीडर्स जो समस्याओं का समाधान कर सकें, क्योंकि समस्या बहुत जटिल है, आसान नहीं। 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना तभी होगा जब इसमें से अनेक ऐसे युवा हम तैयार कर सकें जो स्टार्टअप्स लगाने के लिए तत्पर हों। और इस पूरे लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में बिहार सरकार, भारत सरकार के पॉलिसीज में भी आज यदि हम देखेंगे तो एक बड़ी बात यही है कि कैसे हम उद्यमिता की क्रांति ला सकें, कैसे हम नए रोजगार का सृजन कर सकें। नॉट जस्ट जॉब सीकर्स, वी हैव टू थिंक ऑफ जॉब क्रिएटर्स। और निश्चित सी बात है यदि बिहार में हम जगाने में सफल हो सके, अपने विद्यार्थियों को अच्छे से प्रशिक्षित कर सके, स्कूलों में भी हमें सोचना होगा कि जब 12th में हमारे बच्चे निकलते हैं तो उसमें से कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में कुछ नया करने की क्षमता है,
और उनको हमें प्रॉपर गाइड करना होगा। विद्यालयों को भी एक प्रकार से अब देखें तो इंक्यूबेशन सेंटर्स की ओर ले जाना होगा और नए आइडियाज़ के लिए आइडिया सेंटर्स के रूप में डेवलप करना होगा। ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में आइडियाज़ आते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको बाल्यकाल से यदि हम आइडेंटिफाई करें तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए हम अच्छे लीडर्स तैयार कर सकेंगे। यदि बाल्यकाल से ही हम बता सकें कि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी था तो कारण हमारी दृष्टि थी, हमारी सोच थी, जिसमें भेदभाव से हम परे उठकर लोगों को जोड़ना जानते थे। तो निश्चित सी बात है, आज जिस प्रकार से हम जाति के नाम पर लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और बिहार को पीछे लेते जाते हैं, छोटे से रोजगार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उससे निकल पाएंगे। और विकसित भारत बनाने में बिहार का सबसे बड़ा योगदान यही होगा। तो इस अवसर पर डीपीएस सारण से जो उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, मेरा विशेष निवेदन होगा डॉक्टर ए खान साहब से इस विषय पर कैसे वी कैन ग्रूम एंटरप्रेन्योर्स। आपके 3 सेंटर्स और तीनों ही अग्रणी अच्छे विद्यार्थी आ रहे हैं। यदि आने वाले समय के लिए हम कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बिहार के लिए तैयार कर सके अपने विद्यालयों से, और इसमें मेरे स्तर से व्यक्तिगत रूप से जो सहयोग संभव हो सके, आज लेट्स इंस्पायर बिहार में 1.5 लाख वॉलंटियर्स जुड़े हैं, 10,000 के करीब उद्यमी जुड़े हैं और सभी जरूर चाहेंगे कि आपके विद्यालयों में भी जाएं और विद्यार्थियों को बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं। एक नई यात्रा पर हम सभी को चलना है। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हर विद्यालय की भूमिका है, चाहे सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, और जो अग्रणी विद्यालय हैं जिनमें श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि थॉट लीडर्स बड़ी संख्या में हम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि जो वंचित हैं आसपास, उनको भी हम लाभान्वित कर सकें। जो अपने परिसर में अपने हिस्से का जो बिहार आपको मिला, उसके आसपास जो बच्चे वंचित हैं, यदि उनके लिए भी हम कोई कार्य कर सकें। इस लेट्स इंस्पायर बिहार के अभियान में शुभामय कुंडू जी भी प्रारंभ से जुड़े हैं, डॉक्टर खान भी सहयोग करते रहे हैं। आज 22 निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं जिसमें ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। बगल के सिवान जिले में आइडियल 40 का बैच चलता है, जिसमें बिहार बोर्ड के 9th और 10th के बच्चे 3 सालों से अध्ययन कर रहे हैं। जीरादेव में एक निःशुल्क विद्यालय चलता है और अभी जेके कॉन्वेंट स्कूल है सिवान में, जहां पर 100 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का संकल्प पिछले सप्ताह ही लिया गया। मन तो यही कहता है कि यदि हम इस प्रकार की प्रेरणा का प्रसार इस रूप में कर सकें कि हर गांव में ऐसे लोग एकत्रित हो जाएं कि हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, और इसमें मेरा जो भी अंशदान होगा मैं देने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। छोटा सा यदि हम कर सकें, निश्चित बिहार बदलेगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे संस्थानों की है जो दिशा दे सकती हैं, जो यदि केंद्र के रूप में स्थापित हो जाए तो उस पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तन का नव संचार कर सकती है। तो इस अवसर पर, जिसको मैं ऐतिहासिक अवसर इसलिए कहूँगा, एक यात्रा जो डॉक्टर खान की 17 में शुरू हुई, 21 में शुरू हुई, उसमें मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ। 21 में ही लेट्स इंस्पायर बिहार का भी उसी समय हम लोगों ने प्रारंभ किया। उस समय की आप स्पीच को भी अभी इंटरनेट पे उपलब्ध आप सुन सकते हैं। नालंदा की बातें हुई, शिक्षा, समता, उद्यमिता की बातें हुई। उसी को जब मूर्त रूप हम लोगों ने देना शुरू किया तो आज लेट्स इंस्पायर बिहार में केवल 1.5 लाख वॉलंटियर्स ही नहीं जुड़े हैं, बड़े बड़े संस्थान भी जुड़ चुके हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन भी जुड़ा है, सखी बहनपा भी जुड़ा है। लाखों की संख्या में लोग इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, 350 के अधिक स्टार्टअप इसलिए आज आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अपने जीवन काल में हम लोग 2047 तक एक विकसित बिहार को देखना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का होगा, हर शिक्षक का होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस भारत की विकास यात्रा में डीपीएस सारण की भूमिका भी उसी प्रकार से ऐतिहासिक रूप में दर्ज हो, जैसे कभी हम जब सारण को याद करते हैं तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को याद करते हैं, यहाँ पर अध्ययनरत रहे अनेक छात्रों को याद करते हैं और सारण की प्राचीन इतिहास को याद करते हैं। धन्यवाद। Thanks a lot, sir, for your impact.